बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले जयालुओं को मेरा सलाम। और इस दौरान जो हमसे बिछड़ गए और अर्शे बरी पर चले गए, उनको खराज तहसीन। मैं नवाज़ राजबर साहब, सरफराज राजड़ साहब, ज़ैनब बलोच साहिबा, फैसल महर साहब, जावेद आफरीदी साहब, हादम कायमहानी साहब और उनकी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे शहादतों की दास्तान भुट्टो ख़ानदान का प्लेटफॉर्म दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ानदान का ख़ानदान इस वतन अज़ीज़ की मिट्टी पर कुर्बान कर दिया है। लेकिन वहीं पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये खुशकिस्मती भी आई है कि उसे जानिसार कारकुन मिले हैं जिन्होंने सज़ाएं बर्दाश्त की, कोड़े खाए, तशद्दुद बर्दाश्त किए, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। जनरल अयूब खान से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक हर आमर, हर रहज़न और हर मुल्क दुश्मन कुव्वत का मुकाबला किया और भुट्टो साहब का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो आवाम दोस्त रहा है। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज़म हमारी मैशियत है, जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा आवाम है। भुट्टो साहब ने बेसिक नीड्स को टच किया था, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया ताकि जो पिसा हुआ तबका है वो बुलंद हो सके। भुट्टो साहब ने एक जगह पे कहा था कि ये कोई खुदाई कानून नहीं है कि गरीब हमेशा गरीब रहे। वो एक जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे। और भुट्टो साहब बड़ी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे। उन्होंने जब वो वज़ीर ख़ारजा हूँ, चाहे वो सदर हूँ या वज़ीर आज़म, उन्होंने सफ़ारती तौर पर पाकिस्तान को मजबूत किया। उनकी दूरअंदेशी, मामला फ़हमी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत हासिल करेंगे। वो मुल्क को आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहे थे। उनके क्रेडिट पर बेशुमार कामयाबियां हैं। अगर वो कामयाबियों को मैं जिक्र करने लगूँ तो शायद बहुत सारा वक्त उनमें सर्फ हो जाए। उन्होंने लाहौर की फ़ज़ाओं को एक अजब मंज़र दिखाया था। यासर इफ़ात, मुअम्मर कज़ाफ़ी, शाह फैसल और भुट्टो साहब की जो एक मुस्कुराहट थी, एक कहकहा था, उसे बादशाही मस्जिद ने अपने सीनों में महफूज किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कश्मीर के मामले में बड़ी दो टोक राय रखते थे। उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में अपने खिताब में कहा था कि मैं इंसान हूँ, ख़ता कर सकता हूँ, लेकिन कश्मीर के मामले में मैं नींद में भी गलती नहीं कर सकता। वो राय शुमारी चाहते थे। भुट्टो साहब के क्रेडिट में जितनी कामयाबियां हैं या जितनी मकबूलियत उनके क्रेडिट में आई है, वो शायद ही किसी रहनुमा को नसीब हुई हो। कायदे आज़म से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो तारीख़ में कायद के बाद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा नाम रहा है। न सिर्फ एक बेहतरीन लीडर बल्कि एक बेहतरीन इंसान के रूप में उभरे और आज तक लोगों के दिलों में यह जिंदा है। फिर 5 जुलाई का वो दिन भी आया जब जमहूरी हुकूमत पर शबे खून मारा गया। उस अजीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने मुल्क को मुतफ़िका आइन दिया था, जिसने इंडस्ट्रीज़ को बहाल किया था, जिसने मज़दूरों, किसानों और मेहनत कशों की बात की थी। उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद तवील जिद्दोजहद, कैदोबंद की सोबतें, मेंटल टॉर्चर और बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके भी भुट्टो साहब ने रहम की अपील नहीं की थी। वो इसी मट्टी में पैदा हुए और इसी मट्टी में मरने को तरजीह दी। 4 अप्रैल को जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो वो सिर्फ एक भुट्टो, एक शख्स को फांसी नहीं थी, वो आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा को फांसी थी। और फिर वो ऐसा हला हो गया
जो आज भी पुर नहीं हो सका। न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए, हम सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। बात अगर ये है कुछ दिन कम जिए तो कम ही सही, हम उनमें से थे जो मिशलें जला के जिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उनके ख़ानदान को एक नई तकालीफ का सामना करना पड़ा। अगर इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो भुट्टो साहब या भुट्टो फैमिली को ना तो इक़्तिदार की ख्वाहिश थी, ना दौलत की हवस थी, और ना ही उन्हें किसी किस्म की शोहरत चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भुट्टो की बेटी ने सखर जेल की गर्मी को बर्दाश्त किया। नुसरत भुट्टो साहिबा ने सड़क के बीचों बीच रियासती जबर के डंडे अपने सरों पर खाए। मुर्तज़ा भुट्टो ने सीने पर गोलियां खाई, शाहनवाज ने जहर पी लिया। ये किसके लिए था? ये इस जमहूरियत के लिए था, आवाम के लिए था। बीबी बेनज़ीर ने वो मिशन जो उनके वालिद उन्हें सौंप कर गए थे, उसकी तकमील के लिए हर तरह की तकालीफ बर्दाश्त की। भुट्टो साहब पिंकी कहा करते थे और वो पिंकी फौलादी पिंकी बन गई। बेनज़ीर भुट्टो ने तबील जलावतनी भी बर्दाश्त की, अजियतें भी बर्दाश्त की, मीडिया ट्रायल, मनफी प्रोपेगेंडा, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन वो डटी रही क्योंकि वो अजीम बाप की अजीम बेटी थी। वो लाड़काना की बेटी थी, वो सिंध की बेटी थी, और उसने इसका भरम कायम रखा। उसके बाद बेनज़ीर के बाद भी आज आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उसी गैर जमहूरी और गैर आईनी सोच का सामना करना पड़ रहा है। चेहरे बदले हैं, सोच वही है। और पीपल्स पार्टी को तो हमेशा जो दुश्मन मिला है वो भी इंतहाई कमज़र्फ मिला है, जो किरदार कुशी, जो मनफी प्रोपेगेंडा को अपनी सियासी फदा समझता रहा है। शहीद बीबी की जो शहादत थी, उसने जहां कश्मीर के और पाकिस्तान के हर तबके को नुकसान पहुंचा, वहीं पर ख़ुसूसन अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वो एक वक़ार की अलामत थी। कोई भी नहीं जानता था कि 27 दिसंबर की खूनी शब हमसे हमारी बीबी को ले जाएगी। जयाले नहीं जानते थे कि वो अपनी अजीम रानी की आखिरी बार झलक देख रहे हैं। रावलपिंडी की फ़ज़ाएं आखिरी बार जिए भुट्टो के नारे सुन रही हैं, और मुखालफीन आखिरी बार पिंकी की ललकार सुन रहे थे। उस खूनी शाम में बीबी का सफ़ेद आंचल लहू रंग हो गया था, और एक और भुट्टो वतन पर कुर्बान हो गया। दुश्मन शायद ये समझते थे कि वो बेनज़ीर को शहीद करके भुट्टोइज़म को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो गलत थे। अगर कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो था तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। कल बेनज़ीर भुट्टो थी तो आज आसिफा भुट्टो ज़रदारी है। जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके लिए तो भुट्टो का नाम ही खौफ की अलामत है। वो हर लिहाज से चाहते हैं कि भुट्टोइज़म को ख़त्म किया जाए, लेकिन भुट्टोइज़म तो अवाम के दिलों में बसता है। ये आइडियोलॉजी तो हर माँ, हर बाप अपने औलाद को मुंतकिल कर रहा है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसी दौरान जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन कैंपेन गिलगित की तारीख की यादगार तरीन कैंपेन बन गई। वही जिए भुट्टो की नारे थे। वो ऐसी फ़ज़ा बन चुकी थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ करती थी। एक और भुट्टो की याद ताज़ा हो गई थी। जब कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ
تو چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، یا چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، لوگوں نے بھٹو کو ہی چنا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ہو، بے نظیر بھٹو کی شکل میں ہو، یا پھر بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ہو۔ اب سے کچھ عرصے بعد 6 سے 7 مہینوں کے اندر آزاد کشمیر میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے بے تحاشا محبت ہے، کیونکہ وہ شہید نانا اور شہید ماں کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ کشمیر کا ایک نکاتی ایجنڈا رہا ہے ان کا، رائے شماری۔ کشمیریوں نے بڑا فخر محسوس کیا کہ جب 5 اگست کے کرفیو کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی نہ اسلام آباد کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تھا شہید بھٹو کا نواسہ جو اس مشن کو لے کر چل رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا علم کشمیریوں نے تھاما تو مرتے دم تک اس علم کو گرنے نہیں دیا، نہ وہ رستے بدلے ہیں، نہ لیڈرز بدلے ہیں۔ 2011 میں جب آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو اس دوران بڑے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گئے، سڑکوں کی تعمیریں نو ہوئی، اسکول اور کالجز کا ایک جال بچھایا گیا، 3 میڈیکل کالجز دیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر کو، یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہ کشمیر کی تاریخ کا بہترین دور گزرا ہے، اور ابھی بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا انتخاب کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باقی تمام جماعتوں سے مختلف مینیفیسٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست جماعت ہے، اور میری گزارش ہے آزاد کشمیر کے تمام لوگوں سے کہ ایک بار پھر جمہوریت کو بحال کریں۔ آپ نے گڈ گورننس بھی دیکھ لی ہے، انقلاب اور تبدیلی کا جو جنازہ نکلا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوامی جماعت ہے۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جیے بھٹو!